स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। बच्चा लोग, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 एटम्स। देखो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है मोस्टली कहानी पे डिपेंड है कि भाई अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने एक एक मॉडल दिए एटम्स को लेके, फेलियर हुए। फिर दूसरा नवा साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च की पहले वाले साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स पे और अपना एक नवा मॉडल दिया, वो फिर से फेल हुए। फिर तीसरा एटम साइंटिस्ट आया और ऐसे करते करते फाइनली हमको एक एटम का स्ट्रक्चर मिला था। देखो, भली साइंटिस्ट फेल हुए, लेकिन बेटा उस साइंटिस्ट ने हमें एक मिनिमम एक इंपॉर्टेंट चीज तो बताई होती है एटम से रिलेटेड। इसलिए सभी साइंटिस्ट की थियरी पढ़ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जे थॉमसन भाई साहब ने क्या बताया था और क्यों बताया था। देखो, आपने बड़ा ये जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ना, इसका 60% ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं। हमें 40% अप्रोक्स नवा पढ़ना है इस बार। जे थॉमसन ने क्या बताया था बेटा, अगर आपको याद हो तो उन्होंने जो मॉडल दिया था उसको हम कहते हैं वाटरमेलन मॉडल, या तो आप कह सकते हैं पुडिंग मॉडल। ये नाम क्यों दिया गया भाई ऐसा खाने पीने वाला? देखो, जब जे थॉमसन ने एटम का स्ट्रक्चर बताया था उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उस समय हमें सिर्फ ऐसा लगता था कि सिर्फ दो ही पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बस। और उस समय ये बोल दिया गया था कि जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये तो सच भी है। बट इन्होंने जो मॉडल दिया था, इन्होंने क्या बताया कि एटम जो है वो एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप एटम को कहीं से भी काटो, इक्वल वॉल्यूम का आप एटम काटो तो आपको उसके अंदर सेम अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने वर्ड यूज किया इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। He has used the word embedded। बेटा, एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज को लो और उसके ऊपर चिपका दो। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, मैं कोई स्टिकर लाता हूं, स्टिकर को लाके यहाँ पे चिपका देता हूं, तो वो एम्बोस कहलाएगा। आपको से फील भी होगा कि हाँ कुछ ऊपर लगा हुआ है। सेम एज यू अप्लाई द स्टिकर ऑन योर बुक। आप बुक के ऊपर स्टिकर चिपकाते तो कैसा आपको लगता है ना, ऊपर से कुछ लगा हुआ है, एम्बोस। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड inside the atom, inside the atom। और एटम क्या है? एटम इज स्फेरिकल। एटम एक स्फीयर शेप में है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है एंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर उन्होंने बोल दिया कि जो प्रोटॉन है वो इस स्फीयर के सरफेस पे है और अगेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या बोल दिया उन्होंने? कि प्रोटॉन सरफेस के ऊपर है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जितने इलेक्ट्रॉन अंदर है उतने ही प्रोटॉन इसके सरफेस पे है। ऐसा मॉडल दिया था। चलो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर बताता हूं कि क्यों इसको ये नाम दिया जाता है। प्रोटॉन्स विच आर positively charged are spreaded on the surface on the surface of atom, and number of proton is equal to number of electron, therefore the atom is electrically neutral। electrically neutral, ये कहानी बताई। अब बेटा आप वाटरमेलन लो, वाटरमेलन को जब आप कट करते हो सो अंदर से पूरा आपको रेड कलर होता है और ब्लैक कलर के बीज होते हैं उसमें। सेम यहां पे उन्होंने बोला कि एटम भरा हुआ है। ऑब्वियसली एटम is in the shape of is in the form of
इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर, बेटा नॉट हॉलो। सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ है, कुछ ना कुछ उसके अंदर भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जैसे कि बीज, वाटरमेलन के अंदर बीज फंसे हुए होते हैं ना, वो रेड कलर के वाटरमेलन में, वैसे ही फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर। इसीलिए उनके एटम को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं या तो पुडिंग मॉडल। बेटा पुडिंग मतलब वो जब बिस्किट आता है ना जिसके अंदर चॉकलेट्स फिक्स होती है, रैंडम जगह पे सेट होती है ना, वैसा ही कुछ, इसलिए इसको पुडिंग मॉडल भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन पता लगा कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि अगर सच में प्रोटॉन सरफेस पे होता तो चार्ज को खींचना या उसको घिसते तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज चला जाता। कोई एक एटम, देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है चैप्टर 1 में कि कोई भी दो चीज को हम रब करते हैं सो वो चार्ज हो जाती है, एंड टच करते वो वापस डिस्चार्ज भी हो जाती है। अगर ये होता तो बेटा घिसने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सरफेस पे चले जाते हैं। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाता। इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन। अगर हम घिसेंगे तो सीधी सी बात है प्रोटॉन ही जाएगा किसी और के ऊपर। अब अगर प्रोटॉन चला गया मतलब ये नेगेटिव बन गया। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। ओके, एक झटका जैसा लगता है विद इन अ सेकेंड और वापस वो न्यूट्रल बिहेव करता है। लेकिन अगर ये होता तो वो न्यूट्रल बिहेव नहीं कर पाता। और बाद में न्यूट्रॉन की भी खोज हुई तो पता लगा कि यार ये मॉडल बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसीलिए जे थॉमसन यहां पे फेल हो गए। ओके, अब थॉमसन जी का जब थियरी फेल हो गई तो अप्रोक्सीमेटली 1886 आसपास में अर्नस्ट रुदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था देखते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड कुछ कंक्लूजन्स लिखे, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे एंड उसके डिपेंडिंग कुछ चीजें बताई कि एटम इस तरीके का है। लेकिन साइंटिस्ट ने, जो दूसरे साइंटिस्ट है या लोगों ने उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके तकरीबन 30 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स बाद यानी कि 1911 में इन्होंने अपने दो स्टूडेंट को, जिनका नाम था एच गीगर एंड अर्नस्ट मार्सडेन, इन्होंने अपने दो स्टूडेंट को बोला कि भाई तुम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, सेम टू सेम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करो अल्फा स्कैटरिंग का। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया सेम टू सेम रिजल्ट इनको फिर से मिला एंड तब जाके रुदरफोर्ड ने एक सिक्का लगा के बोला कि यस जो मैं कह रहा हूं वो सच है। अच्छा, अब दूसरी चीज, बड़ा सबसे बेहतरीन जादू पता है क्या है? जे थॉमसन के स्टूडेंट थे अर्नस्ट रुदरफोर्ड और अर्नस्ट रुदरफोर्ड के स्टूडेंट थे एच गीगर, यानी कि गुरु को पीछे छोड़ रहे हर कोई। अब देखो जो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ना बेटा, आपको कई बार एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन रुदरफोर्ड मॉडल, या कई बार ऐसा भी आएगा एक्सप्लेन एच गीगर और अर्नस्ट मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज दोनों ने सेम एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन इनको सजेशन देने वाले कौन थे? रुदरफोर्ड थे। एंड बच्चा लोग हिस्ट्री कहती है, गूगल बाबा से आप पूछ लेना, पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया लेकिन लोगों ने जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट करने को बोला मोहर लगाने के लिए। सो दे कंडक्टेड एन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था। बच्चा लोग कई बार एग्जाम में आता है एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अल्फा स्कैटरिंग। ठीक है, तो क्या क्या लिया था ध्यान से देखना। सबसे पहले उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल को छोड़ता हुआ मटेरियल ले लिया। क्या ले लिया? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई? बेटा लोग अल्फा पार्टिकल का मतलब है पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल हैविंग +2q चार्ज। एक्चुअली बच्चा लोग ये और कुछ नहीं है, ये हीलियम का आयन है He++।
हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो क्या बचेगा, He++ बचेगा, चार्ज कितना आ जाएगा +2। सो इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अगले चैप्टर में 13 चैप्टर में इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कशन करना है हमें, क्लियर। तो सोर्स के नाम पे उन्होंने बेटा बिस्मिथ 83 को ले लिया। आई होप आपको पता होगा 83 क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। बिस्मिथ एक ऐसा पार्टिकल है बेटा, अगर जिसको मैं थोड़ा हीट करूं या उस पर थोड़ा सा डिकम्पोजिशन प्रोसेस करूं तो वो अल्फा पार्टिकल अपने अंदर से निकालता है। इट मींस 2 पॉजिटिव चार्ज 2 प्रोटॉन वो निकाल रहा है। ओके, अब उन्होंने क्या कर दिया, ये अल्फा पार्टिकल एक सिंगल लाइन में चलते रहे, इसके लिए उन्होंने यहां पे लीड की 2 दीवारें खड़ी कर दी। किसकी, ये है लीड वॉल्स। क्यों लीड वॉल्स, अब बड़ा अल्फा पार्टिकल है, लाइट जैसी चीज है, कोई पार्टिकल यहां जा रहा है यहां जा रहा है यहां जा रहा है, वो चाहते थे कि अल्फा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए। सो लीड वॉल्स आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ द सोर्स ऑफ लीड टू कोलिमेट। कोलिमेट का मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक अल्फा पार्टिकल भेजने के लिए, सिंगल लाइन एंड एक के पीछे एक। कोलिमेट द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। एंड बच्चा लोग लीड ही क्यों रखा, अब अल्फा पार्टिकल यहां जा रहे यहां जा रहे यहां जा रहे, तो इन 2 का क्या होगा, लीड उसे एब्जॉर्ब कर देगा। सो लीड इज एन एब्जॉर्बर ऑफ अल्फा पार्टिकल। लीड की खासियत है कि वो पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर सकेगा, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं इट इज अ एब्जॉर्बर, या तो इट इज यूज्ड टू कॉलिमेट द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यहां तक क्लियर। अब उन्होंने क्या कर दिया, कुछ दूरी पे बेटा यहां पे एक उन्होंने गोल्ड फॉइल ले ली, गोल्ड की फॉइल। आप लोग अभी खाना पैक करते हैं ना सिल्वर फॉइल में, बस सेम टू सेम इतनी पतली, एक्चुअली उससे भी बहुत पतली उन्होंने गोल्ड की एक फॉइल रख दी और यहां पे पुट कर दिया। अच्छा, गोल्ड फॉइल क्यों लिया उन्होंने बड़ा, उनका मकसद था कि मुझे बहुत ही पतली सी लेयर चाहिए, इतनी पतली सी लेयर चाहिए कि उसमें एटम के सिंगल लेयर हो। देखो अगर कोई सॉलिड आप ले रहे हो तो उसके अंदर ये एटम की एक लेयर होगी, उसके पीछे एक और लेयर होगी, उसके पीछे एक और लेयर होगी, एंड सो ऑन। वो क्या चाहते थे कि मैं जो सॉलिड लूं उसमें सिर्फ और सिर्फ एटम की एक ही लेयर होनी चाहिए या अप्रोक्सीमेटली एक ही लेयर हो, इसीलिए उन्होंने बहुत ही पतली सी, आप कह सकते हैं 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻�6 मीटर इसकी थिकनेस थी। कितनी थी, 10⁻⁻⁴ या 10⁻⁻�6 थिकनेस गोल्ड ले लिया। अच्छा, गोल्ड ही क्यों लिया, यहां पे कोई मेटल चाहिए था पतली सी एक सिंगल लेयर करने के, अब गोल्ड ही क्यों लिया, दूसरा मेटल क्यों नहीं लिया, बिकॉज बेटा गोल्ड इज हाईली मेलिएबल। मेलिएबल का नाम पता है क्या होता है, मतलब यस, मेटल्स को आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मैं वो मराठी भाषा में मेलिया नहीं कह रहा हूं, नहीं समझे, छोड़ो। मेलिएबल, इट इज हाईली मेलिएबल। इन्होंने बेटा ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिल्वर या दूसरा लिया नहीं, इन्होंने गोल्ड पे भी किया, सिल्वर पे भी किया, प्लेटिनम पे भी किया, बट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया, गोल्ड को। हाईली मेलिएबल। फिर क्या करते बेटा इन्होंने, यहां से यहां तक तो एक्चुअली पूरा बाढ़ा जाएगा, थोड़ा हमने लिखा हुआ है एडजस्ट कर लेना। सोडियम सल्फाइड की इन्होंने एक स्क्रीन ले ली और ये स्क्रीन ना ऑलमोस्ट सर्कुलर थी, ऑलमोस्ट सर्कुलर, बस खाली यहां पे इतनी गैप थी ताकि पार्टिकल जा सके, बाकी ऑलमोस्ट पूरी सर्कुलर थी। और ये किसकी ले ली थी इन्होंने, Na2S। Na2S क्यों, बिकॉज बेटा कोई भी अल्फा पार्टिकल जो यहां से टकरा के या कुछ भी प्रोसेस की वजह से कहीं भी जाएगा तो वो उसके साथ जब अट्रैक्ट करेगा तो वो चमकेगा, वहां पे एक चमक पैदा होगी, रोशनी पैदा होगी, ठीक है। बट बेटा वो रोशनी बहुत मामूली सी होती है, पॉइंट जैसी, तो उसको क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया
यहां पे एक माइक्रोस्कोप लगा दिया ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, टू ऑब्जर्व द व्हाट यू कैन से ब्राइटनेस। ठीक है। सो ये अल्फा पार्टिकल आया और यहां से कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं जाके अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगा। अभी देखो ऑब्जर्वेशन देखेंगे, अभी तो खाली ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में बेटा जिंक सल्फाइड की दी है, सोडियम सल्फाइड भी ले सकते हैं बट वो थोड़ी हाईली रिएक्टिव होती है। और आपके सिलेबस में कौन सी स्क्रीन बोली हुई है? जिंक सल्फाइड। क्यों जिंक सल्फाइड? बिकॉज जब जिंक सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड वाली स्क्रीन अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज से टकराएगी तो वहां पे छोटी सी चमक होगी, ब्राइटनेस होगा वहां पे, इसी वजह से जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली जाती है और कोई रीजन नहीं। क्लियर? ओके। अब बेटा ये तो था उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब देखते हैं कि रुदरफोर्ड ने या उनके स्टूडेंट ने एच गीगर एंड मार्सडेन ने कौन कौन से ऑब्जर्वेशन किए और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कौन कौन से कंक्लूजन्स दिए। चलिए, बड़ी अजीब कहानी है। जे थॉमसन जी जो नहीं बता पाए वो रुदरफोर्ड ने बताया, लेकिन लोगों ने रुदरफोर्ड पे विश्वास नहीं किया। सो रुदरफोर्ड ने अपने विद्यार्थी को कहा कि तुम करो और इसको साबित करो, और उन्होंने साबित कर दिया। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम था और रुदरफोर्ड के कहने पे ही हुआ था, इसीलिए इस मॉडल को रुदरफोर्ड का नाम दिया गया। बिकॉज पहली बार बताया किसने? रुदरफोर्ड ने। सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ किसके कहने पे? रुदरफोर्ड के, इसीलिए इसको रुदरफोर्ड का नाम ही मेनली दिया जाता है। बट मोहर लगने के समय कौन थे? एच गीगर एंड मार्सडेन, इसीलिए कई सारी बुक्स में उनका नाम भी दिया जाता है। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट ऑब्जर्वेशंस एंड हर ऑब्जर्वेशन के लिए क्या कंक्लूजन दिया वो हम देख लेते हैं। ओके बच्चा, पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.14% अल्फा पार्टिकल्स ही स्कैटर हुए। उन्होंने फेंके हजारों लाखों अल्फा पार्टिकल्स, लेकिन डेविएट कितने हुए? अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड विथ एन एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पे उन्होंने गोल्ड फॉइल रखा था, अल्फा पार्टिकल आया कुछ हुआ जिसकी वजह से वो बस मामूली सा डिफ्लेक्ट हुआ बेटा, मामूली सा, एकदम मामूली सा। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड। 0.14% कितना होता है बेटा? यानी कि समझ लो कि अगर 1 लाख मैं अल्फा पार्टिकल फेंक रहा हूं, उसमें से हार्डली 1 लाख में से हार्डली 1 या शायद उससे भी कम, ठीक है, इतना छोटा। तो यहां से क्या मालूम पड़ा बेटा? देखो टकरा नहीं रहा, पहली चीज वो डेविएट हुआ लेकिन टकरा नहीं रहा। वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डेविएटेड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो कि अगर ये गोल्ड का एटम है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पता नहीं देखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट चले गए। डेविएट कितने हुए? 0.14। अच्छा, वो भी डेविएट क्यों हुए बेटा? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, और वो जाके टकरा तो रहा नहीं है, टकराता तो वो अल्फा पार्टिकल गायब हो जाता, या उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं रहती, वो वहीं पे नीचे गिर जाता, ऐसा कुछ होना चाहिए था। बट एक्चुअली वो देखो, आपको पता है कि मैग्नेट के साउथ साउथ पोल रिपेल करते हैं। मैं अगर एक साउथ पोल को यहां रखूं और दूसरे साउथ पोल को उसकी तरफ फेंकूं, क्या होगा? वो ऐसे कुछ निकल जाएगा, टकराएगा तो है ही नहीं। हाँ, आपने जितनी स्पीड के साथ फेंका होगा उसके वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन्स में देखा था ना,
इसके पहले वाले चैप्टर में। तो काइनेटिक एनर्जी जितने ज्यादा होगी वो इतना क्लोज जा सकता है, लेकिन टच तो नहीं करेगा। और क्या होगा, जाएगा जाएगा जाएगा, एक लिमिट तक जाके सीधा नीचे। समझ आया? तो यहां से उनको ये पता चला, पहला ऑब्जर्वेशन, कि एटम्स आर मोस्टली होलो। उनको यहां से ये पता चला कि एटम्स मोस्टली खाली है। तो ये तो देखो ना, सीधा निकल गए, सीधा, बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुए। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? जब सामने कुछ होगा ही नहीं। बेटा आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो और चले गए, बीच में कोई आया ही नहीं। अगर कोई आता, कोई सामने से चल के आएगा तो आप उससे टकराओगे कि उसके साइड में से जाओगे? वो भी पूरे ध्यान से आ रहा है, आप भी पूरे ध्यान से जा रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? साइड में होके फिर निकल लेंगे। वही यहाँ पे हुआ, कोई बीच में आया ही नहीं तो सीधा निकल गए। अगर किसी के बीच में आया तो वो हल्का सा मामूली सा साइड में खिसक के निकल गया। तो इसका मतलब यहां से आप सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। एक्चुअली पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड, तो उसका कंक्लूजन कि मोस्टली होलो। सेकेंड था कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुए, तो उसके लिए उन्होंने ये बोल दिया, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज केप्ट, या केप्ट तो नहीं, रखा नहीं गया है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज रिसाइडिंग इन द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने बोल दिया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज, देखो क्यों पॉजिटिव चार्ज है, पहले तो सवाल ये, बिकॉज अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, तो यहां पे कोई ऐसा पार्टिकल पड़ा हुआ है जिसके कारण ये रिपेल होके निकल गया। अब रिपेल तभी पॉसिबल है जब यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही रिपेल होगा, अदरवाइज रिपेल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रखा गया है और उस जगह को उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। उस जगह को नाम क्या दिया गया? अभी भी न्यूट्रॉन के बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। लेट मी जस्ट रिमार्क यू, अभी भी न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई थी, ठीक है? अच्छा, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? चैडविक, नाम तो सुना ही होगा। बच्चा लोग याद रखो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन किसने की, नाम याद होने चाहिए। ओके, सो यहां तक बड़ा क्लियर। ये था पहला ऑब्जर्वेशन और पहला कंक्लूजन। ओके, फिर आगे क्या ऑब्जर्वेशन की उन्होंने? 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल deviated with an angle greater than 90 डिग्री। अब ये क्या बात हुई भाई? देखो जरा ध्यान से, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये गोल्ड एटम, ये उसका न्यूक्लियस, ये कोई अल्फा पार्टिकल आया एंड इतना रिपल्शन फोर्स मिला इसको कि ये 90 डिग्री के ज्यादा रिपेल हो गया। देखो बच्चा लोग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 90 डिग्री ये होगा, बट एक्चुअली ये 90 डिग्री भी नहीं, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये है एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। ये जो एंगल है, ये जाना सीधा था, किसी कारण मुड़ गया। मुड़ना मतलब डेविएट होना। सो कितना डेविएट हुआ? ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? बड़ा आप खुद सोचो कि कोई भी चीज जा रहा है और इतना सडन कर्व ले रहा है, सडन टर्न ले रहा है, क्यों? उसको जरूर कोई स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिला होगा। अगर लाइट रिपल्शन होता तो वो यूं नहीं चला जाता जो पहले हो रहा था। इसका मतलब इसके पहले जो अल्फा पार्टिकल था बेटा, वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर था। दिख रहा है आपको? थोड़ा दूर था। अब की बार ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इसके क्लोज होगा, सेंटर के क्लोज होगा। इसके वजह से वो बहुत रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा है। अच्छा, अब इतना सारा रिपल्सिव फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा?
तो यहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन दे दिया, दैट द पॉजिटिव चार्ज आर लार्ज इन नंबर। भाई बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, concentrated at the center। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर पे बैठे हुए हैं। देखो पहले उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिला। एक काम करते हैं इसको हम अभी के लिए अवॉइड करते हैं। मैक्सिमम रिपल्शन क्यों मिलेगा, बिकॉज यहां बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, ये आया एंड बहुत रिपल्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन देखा जिसके डिपेंडिंग उन्होंने बोल दिया कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। बताता हूं कि क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड, आइए देखते हैं। उन्होंने बोल दिया 1 in 10 lakh, 1 in 10 lakh अल्फा पार्टिकल, मतलब बच्चा 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। भाई इसका क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखो। उन्होंने बोला 10 लाख अल्फा पार्टिकल जब फेंके तो उसमें से सिर्फ एक जितना अल्फा पार्टिकल गया और वापस उधर से ही आ गया। जाना यूं था बट वापस रिटर्न आ गया, रिटर्न यानी कि एंगल कितना बन गया 180। अब ऐसा क्यों हुआ, तो बेटा ये पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल जरूर न्यूक्लियस के एकदम सीधे गया हो। इसके पहले न्यूक्लियस के काफी क्लोज था तो रिपल्शन बहुत ज्यादा मिला। अब ये अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो उसके एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया। अब स्ट्रेट लाइन में आया तो ऐसा जबरदस्त रिपल्शन मिला कि ये डेविएट नहीं हुआ लेकिन वापस उसी रास्ते भाग के आ गया। सो इन्होंने अब कंक्लूजन क्या बता दिया बेटा, सही है, ओके। सो कंक्लूजन ये बता दिया दैट पॉजिटिव चार्ज आर कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि बहुत सारे हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। जैसे कि क्लास के अंदर बेंच पे जगह नहीं है बट फ्रेंड है तो 3 जन की जगह पे 5 जन बैठ जाते हैं, है ना। बैक बेंचर्स की कहानी होती है, जगह है 3 की लेकिन मस्ती करनी है तो 5 वहां से ठूस ठूस के बैठ जाते हैं। वैसे ही प्रोटॉन बहुत सारे हैं, पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं लेकिन छोटी सी जगह में बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं, इसलिए कहा गया है कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। समझ आया, पक्का। सो बच्चा लोग मेनली यही थे उनके ऑब्जर्वेशन और ये थे उनके कंक्लूजन। अब एट लास्ट उन्होंने क्या बोल दिया, कि बेटा जो एटम है, एटम स्फेरिकल है, उसके बीच में न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियस की बात यहां पे उन्होंने कर दी थी। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, ठीक है। प्रोटॉन हमने बोल दिया ना, प्रोटॉन आर एट दी लार्ज इन नंबर, बहुत सारे हैं एंड सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ये उन्होंने बोल दिया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए भी उन्होंने कुछ बताया है। क्या बताया है वो इसको हटा के फिर हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी दी उन्होंने। ओके अब बच्चा लोग उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बोला, electrons experiences attractive force because of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उन्होंने वो फोर्स तो एक्सपीरियंस किया बट
but it doesn't move towards the nucleus। बेटा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ नहीं रहा है, तो ये कर क्या रहा है सर? ये एक्चुअली रिवॉल्व कर रहा है। आपको पता है कोई भी चीज जब बेटा रिवॉल्व करती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता ही लगता है। सो जैसे कि इट revolves around the nucleus as electrostatic force behaves as centripetal force। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन चुकी है और इसी के कारण वो रिवॉल्व कर रहा है। आपने बेटा 11th में पढ़ा होगा, जैसे कि अर्थ सन के आजू बाजू घूम रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी कोई चीज रिवॉल्व करती है तो वहां पे एक फोर्स है जो सेंटर से लग रहा है और उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो जाएगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ रखा है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो यही हो जाएगा यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अगर मान लो कि मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, सो वेलोसिटी भी यहां से निकल सकती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बेटा? mv स्क्वायर बाय आर, जहां पे आर क्या है? इसका रेडियस। वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एक एक आर कट। तो अब यहां से v स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। v स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन m। बेटा अब देखो यहाँ पे Q1 Q2 क्या हो जाएगा? Q1 क्या है? इलेक्ट्रॉन को ले लो, और Q2 क्या है? प्रोटॉन को ले लो। आपको एक इलेक्ट्रॉन के बीच का और टोटल देखो, प्रोटॉन तो एक साथ है। सो पूरे न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स चाहिए, तो Q1 हो जाएगा E एंड Q2 हो जाएगा ZP। अब ये Z क्या है? Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। बेटा क्या न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है? 2 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, याद है ना? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो अगर एक प्रोटॉन है तो 1p, 2 प्रोटॉन है तो 2p, 3 प्रोटॉन है तो 3p। p का मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, e का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन दोनों चार्ज के बीच का ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और अब यहां से इसकी स्पीड ढूंढ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो बच्चा लोग उन्होंने एक रिलेशन बताया कि कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से डेविएट हुए। क्या रिलेशन बताया? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू kz स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जहां पे k बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू है। जनरली इसकी वैल्यू 1.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। एनर्जी कांस्टेंट है ये। z का मतलब है, जनरल बोल रहा हूं बेटा, हमेशा नहीं, जनरली, कई बार आपको क्वेश्चन में दिया भी जाएगा। z का मतलब है एटॉमिक नंबर, और थीटा है एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? अब बच्चा लोग रुदरफोर्ड ने ना हमको एक और चीज बताई थी कि अगर किसी एटम का साइज या एटम के न्यूक्लियस का साइज पता लगाना है तो भी हम पता लगा सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो बच्चा लोग, हम लोग यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं एस्टिमेशन, मतलब जो न्यूक्लियस की साइज आएगी वो भी एक अप्रोक्सीमेट साइज आएगी, नॉट 100% एक्यूरेट।
यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो इस गोल्ड की शीट से बहुत दूर पड़ा है, और ये अल्फा पार्टिकल जब हमने छोड़ा तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस गोल्ड शीट के एटम से, ये इसका एटम होगा, उसके एटम से मैक्सिमम R0 डिस्टेंस तक जा पाया। हमको पता था बेटा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल हो रहे हैं, बट रिपेल होने से पहले एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा फिर रिपेल होगा। हम मान लेते हैं कि वो इस पॉइंट से रिपेल होना चालू हुआ, इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट और एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया R0। अब बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एक चीज कभी चेंज नहीं होगी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां जितनी एनर्जी थी और यहां जितनी एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगा। एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। तो बेटा इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल। सही है। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक भाई इस समय कुछ स्पीड पे होगा, कितनी स्पीड पे पता नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम ले लेते हैं k। इनिशियल काइनेटिक को हमने ले लिया k। फाइनल पोटेंशियल, बेटा पोटेंशियल की फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, k q1 q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है, बिकॉज बेटा ये डिस्टेंस है ना, ये कुछ सेंटीमीटर्स में होता है और ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर ऐसा। तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है, सो हमने इसको इन्फिनिटी ले लिया। सो अपॉन r इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक। बेटा यहाँ पे जाके स्टॉप हो जा रहा है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से यहाँ स्टॉप हो रहा है। चलो इसको लिख लेते हैं, लेट अल्फा पार्टिकल बी moving with certain initial velocity and अब बेटा एक चीज है कि रिपेल होने से पहले ये इतने से समय ले रुकेगा। ये हमको पता है ना, कोई भी चीज जब आप ऊपर फेंकते हो, किसी भी चीज को जब आप ऊपर फेंकते हो तो वो ऊपर जाता है, फिर रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा। सेम यहाँ पे भी है, वो एक बार जाएगा, रिपल्शन के कारण बहुत ही मामूली से समय के लिए रुकेगा एंड फिर रिपेल होगा। तो हम वो मोमेंट मान के चल रहे कि यहाँ पे आके रुक गया, बिकॉज बेटा रिपेल कब होगा, जब वो जितना हो सकता है उतना इसके नजदीक आ जावे तब रिपेल होगा, और जितना नजदीक आया उस समय तो रुक जाएगा ये। सो हम क्या बोल रहे हैं, लेट इनिशियल वेलोसिटी v के साथ चल रहा है एंड स्टॉप एट डिस्टेंस r0 फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब क्लियर यहां तक। तो बेटा इस समय काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, क्यों, बिकॉज वो रुक गया वहां जाके, कोई वेलोसिटी थी ही नहीं। और फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r0। क्लियर। अब हम एक्चुअली यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, देखो बेटा मुझे दिख रहा है कि अल्फा पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे रुक गया, मतलब अब जो न्यूक्लियस की साइज है वो ऑब्वियस बात है कि इस ये डिस्टेंस तो छोटी होगी। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा। देखो न्यूक्लियस की साइज का मतलब क्या है, रेडियस। मुझे रेडियस पता करनी है। न्यूक्लियस स्फेरिकल, स्फेरिकल की अगर मैं साइज की बात करूं तो एक ही चीज आती है, रेडियस। तो इन शॉर्ट हम रेडियस फाइंड करना चाह रहे हैं। बड़ा एक चीज बताओ कि जो रेडियस है वो इससे छोटा होगा, तो हम एक्चुअली यहाँ पे ये पता करना चाह रहे। देखो एस्टिमेशन, हमने कब बोला कि कैलकुलेशन, हम तो कह रहे हैं हम एक अनुमान, एक अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि कितना हो सकता है। सो जितनी वैल्यू R0 की आएगी उससे तो 100% हमारा न्यूक्लियस छोटा होगा। बोलो है क्या नहीं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से R0 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, देखो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0,
आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से के Q1 Q2 बाय आर नोट। बड़ा ये के का मतलब, इसको मैं कहा हूँ के ई लिख के चलता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए। ये के का मतलब मालूम है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, याद आया ना कुछ? यस। सो यहाँ से आर नॉट इज इक्वल टू के Q1। अच्छा बेटा Q1 क्या है? मैं अगर अल्फा पार्टिकल को Q1 ले लूं तो वो तो 2 प्रोटॉन है। कितना? 2 प्रोटॉन। और अगर Q2 को मैं ये ले लूं, Q2 को अगर मैं ये मान के चलूं बेटा ये गोल्ड है या कोई भी है, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन कितने होते हैं? Z। समझ आ रहा है? एटॉमिक नंबर, अगर मैं आपको बोलूं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब उसके अंदर 5 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे? P, ZP। समझ आ रहा है मैंने 2p ZP क्यों लिखा? ओके। अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई इसकी फॉर्मूला। अब हमने किया क्या, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, किसकी? फॉर गोल्ड, तो बेटा आर नॉट के लिए जरा देखो, के की वैल्यू कांस्टेंट है, प्रोटॉन का मास प्रोटॉन का चार्ज हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, Z हमको पता है 29, गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29, और काइनेटिक एनर्जी बेटा जो मैक्सिमम हम ऐसा मान लेते हैं कि फॉर अल्फा पार्टिकल ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली यहां पे जो अल्फा पार्टिकल इन्होंने छोड़े थे ना एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसकी एनर्जी लेवल 5.5 से 7.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी करती है। मतलब जनरली देखा गया है कि उसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सो देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हमने इस समय के लिए ले ली 7.7। बट जब सारी वैल्यू इसमें पुटअप करोगे तो आर नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं गोल्ड की, फॉर गोल्ड द एटॉमिक, या एटॉमिक नहीं, न्यूक्लियक साइज इज लेस देन 30 फर्मी मीटर। 10⁻⁻15 क्या होता है बेटा? फर्मी मीटर। अब देखो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसका जो रेडियस है वो इससे तो छोटा होगा, यस और नो? ये डिस्टेंस कितना आया? 30। सो जो रेडियस है वो ऑब्वियस बात है कि 30 से छोटा होगा। समझ आ रहा है आपको? पक्का? एंड बेटा जब एक्चुअली में कैलकुलेट किया गया, जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तो उस समय इसकी वैल्यू आई थी 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। वेरी क्लोज, 6 नहीं 8, 6 to 8 कुछ आया था, 6। यानी कि बेटा आप बोलोगे इसके डिफरेंस को, हम तो इससे छोटा बोल रहे हैं, तो 30 से छोटा 6 ही है। तो एक अनुमान, एक एस्टिमेशन हमने लगा लिया कि न्यूक्लियस की साइज कितनी हो सकती है। क्लियर? ओके। लास्ट अब हम देखने जा रहे हैं बेटा, देखो रुदरफोर्ड की जितनी भी कहानी थी उसके लिए ये लास्ट टॉपिक है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा बी से, स्मॉल बी। क्या है ये इम्पैक्ट पैरामीटर? आइए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर of alpha particle from the center line या from center of nucleus। बेटा अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सेंटर से
कोई भी अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसे हम बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। अब अगर मैं न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाऊं तो वो इंपैक्ट पैरामीटर ये रहेगा, लेकिन हमको मालूम है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जैसे नजदीक आ रहा है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये जो डेविएशन के कारण अब इस पॉइंट पे अगर मुझे कोई इंपैक्ट पैरामीटर पूछेगा सो वो हो जाएगा ये वाला। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखनी है के जेड ई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जहां पे के कांस्टेंट, जेड एटॉमिक नंबर, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी होगी, थीटा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। इंपैक्ट पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव, बाकी बच्चे इसको अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर? सो बच्चे लोग यहाँ पे रुदरफोर्ड की कहानी पूरी तरीके से फिनिश हुई। इंपैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन हर किसी को पता होनी चाहिए, क्या चीज है वो पता होना चाहिए। क्लियर? ओके अब यार इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ बताने के बाद भी बेचारे रुदरफोर्ड की थ्योरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? फेलियर ऑफ रुदरफोर्ड थियरी। क्या हुआ ऐसा? बड़ा सबसे पहली चीज तो वो स्टेबिलिटी समझा नहीं पाए। स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जाओ दिशा, जाओ अंदर जाओ बेटा। भाई दरवाजा खोलो। तो पहला पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अभी क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, अगर मैं क्वांटम फिजिक्स की बात सुनूं, हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था कि मैक्सवेल साहब, नाम सुना है ना? मैक्सवेल ने कहा था कि अगर कोई भी पार्टिकल जो कि एक्सेलरेटेड है, छोटा पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है तो वो एनर्जी डेविएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से बन के आई थी? कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में चार्ज ऑसिलेट कर रहा था, याद आया कुछ? एक्सेलरेटेड था ना वहां पे। ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी, वह एनर्जी रेडिएट कर रहे थे। इंडक्टर और कैपेसिटर अपनी एनर्जी छोड़ रहे थे, वापस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, वापस ले रहे थे। सो एक चीज तो है कि अगर चार्ज पार्टिकल है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स एज पर स्टेटेड बाय मैक्सवेल, an accelerated charged particle emits radiation। अब बेटा हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू में चल रहा है एंड सॉरी उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन भी है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। देखो ना, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, बहुत छोटा है एंड वो सेंट्रली एक्सेलरेटेड भी है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये एनर्जी छोड़ेगा। बेटा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ रहा है, इसका मतलब वो धीमे 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 न्यूक्लियस के नजदीक आ रहा है एंड विथिन 0.8 सेकेंड, एज पर रिसर्च विथिन 0.8 सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ आके टकरा जाएगा। न्यूक्लियस ठहरा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ठहरा नेगेटिव चार्ज,
पॉजिटिव नेगेटिव जब टकराएंगे तो एक राम भगवान ने अपना बाण छोड़ा, एक रावण ने अपना बाण छोड़ा, दोनों हवा में डिसअपियर। इसका मतलब न्यूक्लियस एग्जिस्ट होना नहीं चाहिए था। न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं होता तो आज मेरे हाथ में मार्कर ना होती, आपके ऊपर पंखा नहीं चल रहा होता, आपके आगे बुक्स नहीं पड़ी होती। बट ये चीजें है, इट मीन्स न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है। अब रुदरफोर्ड से पूछा, बताओ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? कुछ नहीं बोल पाए। तो वो एटम की स्टेबिलिटी, कि वो हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा, वो समझा नहीं पाए। दूसरी प्रॉब्लम बेटा ये हुई, आपने पढ़ रखा है कि अगर आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हो तो सामने स्क्रीन पे आपको 7 कलर्स मिलते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। यस, विबग्योर तो उसका शॉर्टकट है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब है बैंड ऑफ 7 कलर्स। जब 7 कलर आ जाते हैं तो उसको जो बैंड बनता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब बेटा यहां पे आपको लग रहा है कि खाली वायलेट है, खाली पर्पल है, खाली रेड है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। रेड के भी डिफरेंट शेड्स है, पर्पल के भी डिफरेंट शेड्स है, येलो के भी डिफरेंट शेड्स है। विबग्योर में बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक की लाइटें है। वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। अलग अलग वेवलेंथ के कारण कलर भी अलग अलग होता है। कितने 4000 डिफरेंस आ गया, 4000, ठीक है। एग्जैक्टली 4000 नहीं होता, 3900 समथिंग होता है। मतलब आप समझो कि 4000 अलग अलग कलर की लाइटें मिल रही है यहां पे। इसको सिर्फ वैल्यू मत समझो, इसको फील करो। कहना क्या चाह रहा है, 4000 अलग अलग कलर की लाइटें, मेनली 7 कलर्स है बट बाकी सारे शेड्स है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हम किसी गैस में से, बेटा किसी गैस में से अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूं, इलेक्ट्रिक करंट, तो उस इलेक्ट्रिक करंट में से गैस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब वो गैस मॉलिक्यूल्स बेटा एक्साइट हो जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब की, और वो एब्जॉर्ब के कारण वो और ऊपर ऑर्बिट में चले गए, तो इसको हम कहते हैं एक्साइट हो जाना। अब बेटा देखा गया कि जब ये अपना ऑर्बिट चेंज करता है ना तो ये थोड़ी लाइट रेडिएट करेगा। यहां कभी कुछ समथिंग ऐसा ही है, देखिए यहां पे तो रिफ्लेक्शन है। इस समय भी स्पेक्ट्रम बना, लेकिन प्रॉब्लम यह है इस समय जो स्पेक्ट्रम बना ना बेटा वो डिस्क्रीट बना। देखो ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कैसा? इसमें सारी लाइट 1 बाय 1 कंटिन्यूस फॉर्म में आ रही है, इसमें ऐसा नहीं, इसमें डिस्क्रीट बना। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर ये बैंड है तो आपको येलो मिला, फिर थोड़ी गैप हुई, फिर कुछ रेड मिला, फिर गैप हुई, सॉरी ग्रीन ले लेते हैं, फिर गैप हुई, फिर ऐसे कुछ कलर्स मिले बट कंटिन्यूस नहीं मिले, बीच में स्पेस थी। ये स्पेस कहां से? स्पेक्ट्रम बना, बैंड बनी, बट कंटिन्यूस नहीं थी, बीच बीच में गैप थी एंड सारे के सारे 7 कलर्स नहीं थे, या आप कह सकते हो कि इतनी वेवलेंथ नहीं थी। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। अब ऐसा क्यों बना भाई, पता नहीं। फिर उसके बाद बेटा जब इस गैस में से, इस एक्साइटेड गैस में से व्हाइट लाइट अगर हम पास करेंगे ना, बहुत जबरदस्त चीज हुई थी, ध्यान से सुनना। जब इसके अंदर से हमने व्हाइट लाइट पास की, हमने सोचा कि शायद अब स्पेक्ट्रम बन जाए, बिकॉज रिफ्रैक्शन या जो भी कॉन्सेप्ट की वजह से। बट पता है सबसे ताज्जुब की क्या बात हुई, जो कलर यहां मिसिंग थे ना वो कलर यहां आ गए। क्या क्या कलर मिसिंग है? V, I, B, G नहीं आया, O आ गया बस, यानी Y, G, R गायब हो गए। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अब पता नहीं वो वेवलेंथ वाली या कुछ फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कहां चली गई। सो रुदरफोर्ड भाई साहब इसका भी जवाब नहीं दे पाए। सो ये 2 लिमिटेशन थी रुदरफोर्ड की, जिसको दूर किया बोहर ने। बड़ा बोहर ने ना 2 साल तक इसको अपनी लेबोरेटरी में अच्छे से रीड किया। रुदरफोर्ड ने 1911 में अपनी कहानी बताई,
2 साल तक 1913 तक उसको अपनी लेबोरेटरी में अच्छे से रिसर्च किया और बोहर ने कुछ कहानी बताई, मतलब ये लिमिटेशन दूर कर दी। कैसे दूर की, क्या बताया बेटा, ये हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित रख रहे हैं। रुदरफोर्ड की पूरी कहानी उन्होंने क्या बताया, कैसे बताया, क्या उनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। थैंक यू।